आइए आज माइट्रल स्टेनोसिस जो कि हार्ट के वॉल्व में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है के बारे में बात करते हैं। माइट्रल वॉल्व हार्ट के जो बायां हिस्सा होता है उसमें दो भाग होते हैं, लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला। तो माइट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। हार्ट के अंदर चार वॉल्व्स होते हैं और चार चैम्बर्स होते हैं। तो माइट्रल वॉल्व हार्ट के बाएं हिस्से में ऊपर और नीचे वाले चैम्बर के बीच में स्थित होता है। माइट्रल वॉल्व या तो सिकुड़ सकता है जिसको कि माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, या उसमें लीकेज हो सकती है जिसको कि माइट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में माइट्रल स्टेनोसिस का जो सबसे प्रमुख कारण है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, जो कि बचपन में रूमेटिक फीवर नाम की एक बीमारी के बाद डेवलप होती है। इसमें वॉल्व की जो लीफलेट्स होती हैं, वॉल्व एक प्रकार का वन वे वॉल्व्स होते हैं ये। अगर हेल्दी वॉल्व्स, नॉर्मल वॉल्व्स जो होते हैं उसमें ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर इन वॉल्व्स के थ्रू सिर्फ एक तरफ बह सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड नहीं बहता है। तो नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, जो कि शरीर की मेन धमनी होती है, में ब्लड जाता है एरोटिक वॉल्व के थ्रू। अब यदि इसी वॉल्व में लीकेज हो जाए या इस वॉल्व में सिकुड़न आ जाए तो ब्लड का जो फ्लो है वो बाधित होता है। यदि लीकेज हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लीक करता है, जिसकी वजह से भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और यदि ये वॉल्व सिकुड़ जाएं तब फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता, जिसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं। तो माइट्रल स्टेनोसिस में मुख्यतः मरीजों को सांस फूलने की दिक्कत होती है। उसके अलावा अगर ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चले तो इसका जो बैक प्रेशर है, जो ब्लड का जो बैक प्रेशर है वो फेफड़ों पे पड़ता है, फेफड़े धीमे धीमे ख़राब होने लगते हैं और उसकी वजह से हार्ट के दाएं तरफ राइट वेंट्रिकल पे जोर पड़ता है और फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व लीक करने लगता है, जिसकी वजह से एडवांस्ड स्टेजेस में लंबे समय रहने पर, इन बीमारियां अगर लंबे समय चलती हैं और डिजीज़ बढ़ जाती है, तब फिर शरीर में सूजन आना, चेहरों पर सूजन आना, पाँव में सूजन आना, लीवर पर इसका असर होना, पेट में पानी भरना, ये सब एडवांस स्टेजेस में बीमारियां, ये दिक्कतें चालू हो जाती हैं। माइट्रल स्टेनोसिस 3 ग्रेड में हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। डिपेंडिंग ऑन क्या ग्रेड है उस हिसाब से, क्या सीवियरिटी है उस हिसाब से इसका इलाज होता है। शुरुआत के स्टेजेस में दवाओं से इसको ठीक रखा जा सकता है, इसके सिम्टम्स को ठीक रखा जा सकता है। बट अगर ये बीमारी बढ़ती है और इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तब फिर निर्भर करता है कि वॉल्व की जो लीफलेट्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है। यदि माइट्रल स्टेनोसिस है और वॉल्व की लीफलेट्स कंडीशन अच्छी है और इको में जब इको किया जाता है तो उसकी जो स्कोरिंग है वो 7 या 7 से कम है, या फिर वॉल्व के जो नीचे का एपरेटस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो उन कंडीशंस में कार्डियोलॉजिस्ट लोग बैलून माइट्रल वेल्वोटोमी, जिसको कि बैलून से किया जाता है, बैलून से उस वॉल्व को फुला देते हैं और वो वॉल्व खुल जाता है। बट यदि ये डिजीज़ एडवांस्ड हो जाए, वॉल्व की लीफलेट्स काफ़ी ख़राब हो जाएं और वॉल्व बैलून से फुलाने लायक ना रहे, तब फिर उसमें सर्जरी करके उस वॉल्व को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी करके जो वॉल्व बदला जाता है, वॉल्व मैकेनिकल वॉल्व्स भी होते हैं और बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स भी होते हैं। बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स यानी जैविक वॉल्व्स, जो कि जानवरों के उत्तक से बनाए जाते हैं, और मैकेनिकल वॉल्व्स में जो धातु के बने हुए वॉल्व्स होते हैं। तो इन दोनों वॉल्व्स को लगाने की कंडीशंस अलग अलग होती है, अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। पेशेंट्स की प्रोफाइल देखने के बाद में और पेशेंट से डिस्कशन करने के बाद में इन वॉल्व्स का चुनाव सर्जन और पेशेंट्स दोनों मिल करके करते हैं कि क्या उस पेशेंट की लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। एक और जो बहुत कॉमन कंडीशन माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स में दिक्कत होती है वो ये होती है कि माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स में जो हार्ट की एक रिदम है वो थोड़ी एबनॉर्मल हो जाती है कई मरीजों में, जिसको कि एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमनली एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की एबनॉर्मल रिदम पैदा होती है माइट्रल स्टेनोसिस में। और माइट्रल स्टेनोसिस में चूंकि हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरी तरह से ठीक से नहीं जा रहा होता है, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का स्टैग्नेशन होता है, ब्लड वहाँ रुकता है थोड़ी समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाए तो फिर वहाँ पे ब्लड का स्टैग्नेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में
लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड के क्लॉट बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर वो क्लॉट इम्बोलाइज हो करके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाए और फिर वहाँ से शरीर के किसी और हिस्से में जाए, अगर ब्रेन में जाए तो लकवा मार सकता है, या शरीर के किसी और हिस्से में जाए तो उस तरह के उसके ब्लड के सर्कुलेशन से स्टॉप होने से वहाँ पर वो फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। तो एम्बॉलिक फिनोमिना का एक काफ़ी बड़ी रिस्क रहती है माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स में, अगर ब्लड क्लॉट बन जाए लेफ्ट एट्रियम में तो इसके लिए एंटी कोआगुलेशंस पे डॉक्टर्स रखते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना बने। इसकी माइट्रल स्टेनोसिस की जो पुख्ता जो डायग्नोसिस बनती है वो इको के द्वारा बनती है, 2D कलर डॉपलर एंड इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा इसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। और फिर जैसा मैंने बताया कि ग्रेड के हिसाब से इसमें आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। सिर्फ दवाइयाँ शुरुआत के कंडीशंस में दवाइयाँ, या अगर मरीज को किस तरह के सिम्टम्स हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन है या मरीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में है, उस हिसाब से फिर पेशेंट्स का आगे का ट्रीटमेंट होता है। कितना उसको पानी पीना है, कितना लिक्विड पीना है 24 घंटे में, या फिर उसको और क्या दवाइयाँ चलनी हैं, कितनी डायरेटिक्स चलनी है, ये सब जो डिसीजन है आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कर लेते हैं। हम लोगों के पास पेशेंट्स तब आते हैं जब उनके वॉल्व्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और फिर उनको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्रोस्थेटिक और मैकेनिकल वॉल्व्स दोनों ही अब काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, और अगर इनकी अच्छे से देखभाल की जाए तो काफ़ी लंबे समय तक दोनों वॉल्व्स चलते हैं। पेशेंट को अगर मैकेनिकल वॉल्व लगता है तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग एंटी कोआगुलेशन पे रखना पड़ता है। समय समय पर पीटी आयनर की जांच करा करके यह देखा जाता है कि शरीर में खून बराबर पतला है कि नहीं है। इस पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर लापरवाही होने से वॉल्व के ऊपर अगर खून का थक्का बन गया तो फिर वॉल्व का फंक्शन ख़राब हो जाता है और इमरजेंसी क्रिएट होती है। वॉल्व जो आर्टिफिशियल वॉल्व्स लगते हैं, चाहे मैकेनिकल या बायोप्रोस्थेटिक, उसमें हमेशा एक रिस्क तो रहती ही है, क्योंकि वो वैसे नहीं होते जैसे कि कुदरत के बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए वॉल्व्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा वॉल्व की सर्जरी के बाद में मरीज अपने डॉक्टर के कहे अनुसार उन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, चाहे वो उनका खान पान हो, चाहे बराबर समय पे दवा लेनी हो या एंटी कोआगुलेशन लेना हो, इन सब चीज़ों का बराबर फॉलो अप कराना, सारी चीज़ों का बराबर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटी कोआगुलेशन ले रहे हैं, चाहे वॉर्फ ले रहे हो या एसिट्रोम ले रहे हो, तो उसकी बराबर मात्रा सही समय पर रोज़ एक सही वक्त में खानी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपको कोई बहुत अगर एंटी कोआगुलेशन पे हैं तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शरीर से कहीं भी खून का रिसाव यदि होता है तो उसके जमने में, खून को जमने में वक्त लगेगा। आपको अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए। हरे पत्ते की सब्जियां हम लोग खाना मना करते हैं ऐसे मरीजों को। विटामिन के रिच फूड्स अवॉइड करने कहते हैं अगर मैकेनिकल वॉल्व्स लगे हैं तो। किन कंडीशन में मैकेनिकल लगना है या किन कंडीशन में बायोप्रोस्थेटिक लगना है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हम लोग पेशेंट्स के साथ बातचीत करके उसकी चॉइस जान करके फिर उसके लिए क्या उपयुक्त है उसको सलाह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप लेडीज़ हैं और अनमैरिड हैं या मैरिड हैं और आगे प्रेगनेंसी उनको प्लान करनी है, तो वैसे कंडीशंस में बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स ज़्यादा बेहतर होता है। एल्डरली पेशेंट्स में 60 ईयर्स एंड अबव में भी बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा कई पेशेंट्स जिनमें अगर कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग डायथिसिस है, किसी तरह से कहीं और ब्लीडिंग होती है, तो वैसे कंडीशंस में भी बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स एडवाइजेबल होता है ताकि आप एंटी कोआगुलेशन से बच सकें। किसी कारण से एंटी कोआगुलेशन, लाइफ लॉन्ग एंटी कोआगुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तब बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स एडवाइजेबल होता है। सो ऐसे कई सारे रीजंस बनते हैं जिसमें बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स पेशेंट की अपनी चॉइस भी हो सकती है। अगर उसकी कोई जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें कि ब्लीडिंग का या चोट लगने का या ट्रॉमा का खतरा ज़्यादा है, तब फिर उसमें बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स एडवाइजेबल रहता है। या पेशेंट अपनी चॉइस से भी लगा सकता है। बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व्स में एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि 5 साल, 10 साल, 15 साल डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ वॉल्व, फिर वो धीमे धीमे उनमें डिजनरेशन होता है और वो ख़राब होते हैं, तो उनको दोबारा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैकेनिकल वॉल्व्स ऐसे तो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, लेकिन उनमें एंटी कोआगुलेशन लेना पड़ता है और एंटी कोआगुलेशन एसोसिएटेड जो रिस्क होती हैं वो पेशेंट्स के साथ हमेशा रहती हैं। अगर एक्सेसिव एंटी कोआगुलेशन हो गया, आईएनआर ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि आईएनआर लो हो गया,
एंटीकोगुलेशन की डोज किसी कारण से कम हो गई, उन कंडीशंस में खून का थक्का बन सकता है जो मैकेनिकल वॉल्व है, और फिर वो एम्बोलाइज हो सकता है या वॉल्व को बंद कर सकता है। तो ये एक डेफिनेट रिस्क मैकेनिकल वॉल्व्स में लाइफ लॉन्ग बनी रहती है, जो कि एंटीकोगुलेशन पे पेशेंट्स रहते हैं। सच पूछिए तो माइट्रल स्टेनोसिस एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ही है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका प्रिवेंशन है। और इंडिया में चूंकि माइट्रल स्टेनोसिस के मैक्सिमम केसेस रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से होते हैं, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है यदि रूमेटिक फीवर का सही समय पर बचपन में इलाज हो सके। रूमेटिक फीवर जो कि एक बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्काई नाम का थ्रोट इन्फेक्शन जब होता है तो उसकी वजह से होता है, और बचपन में इस तरह के इन्फेक्शन होने पे पीडियाट्रिशियंस के द्वारा सही समय पर एंटीबायोटिक देने से इस चीज़ की रोकथाम की जा सकती है। रूमेटिक फीवर एक बार होने पर फिर आगे पेनिसिलिन की प्रोफाइलैक्सिस ज़रूरी है, जो कि पीडियाट्रिशियंस आपके डोज के हिसाब से बच्चे के वेट और बच्चे के इस एज के हिसाब से डोज बताते हैं। तो ये सारी बातें बस ध्यान रखने की हैं। मैं कामना करता हूँ कि एक माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में आज थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे पाया हूँ। आगे कुछ और वीडियोस में हार्ट के दूसरे वॉल्व्स में होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद, सबको नमस्कार।